अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 12 की थ्योरी हमने ख़त्म कर ली थी और आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। यानी आपको स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि पोटेंशियल जो है, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट है इन अ रीजन। अब आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में ज़ीरो होगी या नहीं होगी। तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो चूंकि V कांस्टेंट है, इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन V, यानी चेंज इन V इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर इस इक्वेशन में हम डेल्टा V की जगह ज़ीरो पुट करें तो ये सारी इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है। इट मीन्स दैट E in that region is equal to ज़ीरो। इसका डिटेल्ड आंसर नोट कर लें। The electric intensity is defined by the relation E is equal to minus delta V over delta R, which states that negative of potential gradient, that is rate of change of potential with respect to distance, is called electric intensity. And if V is constant, then delta V should be equal to ज़ीरो. And we know that E is equal to minus delta V over delta R. So due to delta V is equal to ज़ीरो, this whole relation become equal to ज़ीरो, and electric intensity in that region is ज़ीरो. Now the second question की statement ये है कि suppose that you follow an electric field line due to a positive charge. Do electric field and potential increases or decreases? तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होती है उसको ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता है जो फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन हम हमेशा आउटवर्ड्स लेते हैं। अब यहाँ स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि फील्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग होगी जहाँ पे इसकी लाइंस आपस में क्लोजर हैं, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये दोनों आपस से दूर हटती जाएंगी और फील्ड वीक होती जाएगी। यानी जैसे जैसे हम फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं तो हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल से डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, यानी पोटेंशियल डिक्रीज होगी अगर हम इस लाइन को फॉलो करेंगे तो। और सेम यही रीज़न है अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो भी इस लाइन के अलोंग डिक्रीज कर रही है। साथ ही अगर आपको रिलेशन याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने इसको इक्वल पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R स्क्वायर, और साथ ही हमने ये नतीजा निकाला था कि E is inversely proportional to R स्क्वायर, और अगर ये डिस्टेंस R इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R। अब यहाँ V और R का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर यहाँ पे भी R इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज कर जाएगी। इसके आंसर को नोट कर लें। If we follow an electric field line due to a positive charge, it means we are moving away from the charge. Thus the distance from the charge increases, and due to the increase of distance, both electric intensity and potential will decrease. As we know the relation E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R square. So E is inversely proportional to R square.
and also V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q by R. So V is inversely proportional to R. Now question number 3, how can you identify that which plate of the capacitor is positively charged? इसके लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे उसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. गोल्ड लीफ के नाम से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ गोल्ड की मेटल यूज हो रही है क्योंकि वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, और गोल्ड से बने हुए 2 लीव्स जो हैं उनको हमने यूज करना है, यानी 2 पेपर टाइप मटेरियल होगा जिसको आपने यहाँ यूज करना है. यहाँ हमने डायग्राम बनाई है एक कंटेनर के अंदर जहाँ पे एयर को पंप आउट कर दिया जाएगा. इसके अंदर आपने ये डिस्क रखनी है जिसको आपने किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से बनाना है, और यहाँ एक वायर के ज़रिए गोल्ड लीव्स को कनेक्ट कर देना. इसी जार में ये साइड पे 2 इलेक्ट्रोड्स जुड़े हुए हैं जिसको आपने ग्राउंड कर देना है, मीन्स कि आपने इसको नेगेटिवली चार्ज कर देना है. अब चूंकि हम कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क के ऊपर आ गया है जो कि इस रोप से गुजरकर यहाँ गोल्ड के लीव्स के ऊपर आ जाएगा. जब ये गोल्ड लीव्स पर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसकी डाइवर्जेंस जो होगी लीव्स की वो इंक्रीज कर जाएगी. ऑफ लीफ इंक्रीजेस. तो इससे हमें पता चलेगा कि देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स. लेकिन अगर आप नेगेटिव प्लेट को इसके साथ टच करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि यहाँ इन गोल्ड लीव्स को ट्रांसफर हो जाएगा, और अब नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो ये दोनों आपस में क्लोज हो जाएंगे, यानी डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीव्स डिक्रीजेस. और डिक्रीज करने से हमें पता चलेगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है. यहाँ हमने दोनों ही मेथड पढ़ लिए हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को कैसे फाइंड करेंगे और नेगेटिवली चार्ज को कैसे फाइंड करेंगे. लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आपको पॉजिटिव चार्ज प्लेट के बारे में पूछा गया तो आप उतना सा आंसर भी इसमें दे सकते हैं. इस क्वेश्चन के आंसर में एक तो आपने डायग्राम बनानी है और आंसर इस तरह से देना है कि द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज डिटेक्टेड बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. The leaves of gold leaf electroscope diverged due to positive charge. If the disc is touched with any plate of the capacitor and divergence of the leaf increases, then the plate of the capacitor is positively charged. Question number 4 की statement है describe the force or forces on a positive point charge when placed between parallel plates. Parallel plates सबसे पहले हमें यहाँ draw करनी है जो कि ऑपोजिटली चार्ज होंगे, यानी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे उसी के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज है. अब यहाँ हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखना है. पहले पार्ट में आपने विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज करना है, तो यहाँ आप दोनों प्लेट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज को ही कंसिडर कर लें या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कंसिडर कर लें, एक ही बात है. अब क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और दूसरी तरफ धकेलेगी. ये पॉजिटिव प्लेट सेम फोर्स के साथ इसको दूसरी तरफ रिपेल करेगी, यानी दोनों ही रिपल्शन की फोर्सेस इसके ऊपर एक्सर्ट करेंगी. अगर आप इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको F1 कह लें और इसको F2 कह लें, तो दोनों चार्जेस चूंकि सिमिलर भी हैं और इक्वल भी हैं, दोनों की फील्ड्स भी एक जैसी होंगी, दोनों की रिपल्सिव फोर्स भी एक जैसी होगी, लेकिन F1 इक्वल होगी F2 के, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी. और हमने टोटल फोर्स चूंकि इसमें निकालनी है तो हम F1 में प्लस कर देंगे माइनस F2 को,
जबकि F1 और F2 क्वांटिटी में सेम हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और हमारे पास सम ऑफ फोर्सेस आ जाएगा इक्वल टू 0। मीन्स के ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इसके आंसर में आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स with similar and equal charge, the net force on the charge will be 0 because force due to one plate is equal in magnitude to the force due to other plate but in opposite direction. So sigma F is equal to F1 minus F2 is equal to 0, and the result is that the charge will be at rest, or you can say that charge will be in equilibrium. इसके बी पार्ट में कंडीशन ये दी गई है कि ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं ये ऑपोजिट और इक्वल चार्ज वाली है, यानी आपने एक पॉजिटिव प्लेट ले लेनी है और दूसरे पे इसी के इक्वल नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, जबकि ये नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी दोनों प्लेट से लगने वाली फोर्सेस जो होंगी वो एक ही डायरेक्शन में होंगी, यानी F1 भी इधर को है और F2 भी इधर को है, और जब हम इन दोनों फोर्सेस का सम करेंगे तो ये इफेक्ट डबल हो जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा 2F के इक्वल, यानी डबल फोर्स के साथ ये चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है और फिर उसके बाद ये डिटेल देनी है कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, द रिजल्टेंट फोर्स इज F is equal to F1 plus F2 is equal to 2F, because F1 due to one plate is equal in magnitude but in the same direction to F2 due to the other plate. Hence, the net force on the charge will be doubled and the charge will accelerate from the positive plate towards the negative plate. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर व्हाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, और इसका आंसर ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि E हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। तो अगर E की एक ही डायरेक्शन होगी, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए ये हमेशा आउटवर्ड्स ही होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड्स ही होती है, तो क्रॉस करने के लिए ये ज़रूरी है कि दो चीज़ों की डायरेक्शन डिफरेंट हो, तभी ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यानी अगर इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट नहीं है तो फिर ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज E हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। अगर E क्रॉस करती तो इसका मतलब ये था कि इसकी मोर देन वन डायरेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ऐसा होना फिजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे भी होता है उसकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमेशा आउटवर्ड, और जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमेशा इनवर्ड होती है। तो सारे के सारे पॉइंट्स पर इनकी डायरेक्शन इनवर्ड्स ही होगी, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट। इफ़ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मास m इज़ रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन पॉइंटिंग, विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। यानी आपने पहले एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स होती है, और नॉन यूनिफॉर्म इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है हर पॉइंट पे, क्योंकि जहाँ पे लाइंस क्लोजर हैं वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और जहाँ पे ये फार्दर अपार्ट हैं, एक दूसरे से दूर हटी हुई हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो अगर आप किसी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को के साथ मूव करें
तो क्या चार्ज एक लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इस फील्ड लाइन को अगर हम देखें तो ये चार्ज अगर बाहर की तरफ मूव कर रहा है और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि ये अलोंग दी लाइन मूव करेगा, और लाइन चूंकि हमने स्ट्रेट ड्रॉ की हुई है, इसका मतलब है कि ये रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज लें टेस्ट चार्ज को, तब भी ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तब भी ये अलोंग दी लाइन मूव कर रहा होगा, तो इसकी मोशन तब भी रेक्टिलिनियर मोशन ही होगी। इसके आंसर को नोट करें। अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज ड्रॉन आउटवर्ड्स, यानी साइड पे जो डायग्राम हमने बनाई है उसमें हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है, जिसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में शो किया है। इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन द फील्ड, जैसे कि हमें क्वेश्चन की कंडीशन में बताया गया है, इट विल फॉलो अ फील्ड लाइन एंड परफॉर्म अ रेक्टिलिनियर मोशन ड्यू टू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। यहाँ चूंकि हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी और इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड अलोंग द लाइन ऑफ फील्ड। लेकिन अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तब भी इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, लेकिन अलोंग द लाइन ही होगी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि इज E नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ बलून इज स्फेरिकल, यानी आपने एक बलून को यहाँ पर सपोज करना है और ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस बलून इज जीरो और नॉन जीरो, और उसके लिए आपने एज्यूम ये करना है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, यानी यहाँ पर आपने चार्ज को स्प्रे किया हुआ है जो कि आउटर सरफेस पे ही रहेगा, और उसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो भी आउटवर्ड ही होगी, कोई भी फील्ड लाइन अंदर की तरफ जनरेट नहीं होगी। अब यहाँ हमने गॉसेस लॉ की जब एप्लीकेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, और उसके लिए हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना है। यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस एक स्फीयर की फॉर्म में ही सपोज कर ली है, जिसका रेडियस बड़े वाले रेडियस के से कम है, यानी r डैश इज लेस देन r, ये हमारी है गॉसियन सरफेस। उसके बाद चूँकि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर चार्ज, तो यहाँ हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करेंगे, और उसकी वजह से बाय डेफिनेशन जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज चूँकि बाहर वाली सरफेस पे मौजूद है, तो अंदर वाली सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है, इसकी वजह से चार्ज की वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो, और अगर यहाँ हम Q की जगह इस वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू भी इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। और जब हम दूसरी डेफिनेशन इसकी अप्लाई करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि E इंटू ए ज़ीरो है। अब प्रोडक्ट के ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक की मैग्नीट्यूड इक्वल टू ज़ीरो है। क्योंकि गॉसियन सरफेस हमने खुद ड्रॉ की है, इसलिए इसका एरिया इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर मौजूद होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द रबर चार्ज बलून इज नेसेसरीली ज़ीरो। इसके आंसर को नोट करें। इसमें आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है और फिर ये आंसर लिखना है। यस, E नेसेसरीली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ द बलून इज स्फेरिकल। If Gauss's surface is imagined inside charged rubber balloon, then it does not contain any charge. That is, charge is equal to zero inside the sphere, and phi is equal to Q over epsilon naught, and Q is zero, so phi E is equal to zero. And since by definition phi E is equal to E dot A, and phi E is zero, so E dot A is zero. A cannot be equal to 0, therefore E is 0.
क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। सबसे पहले आप गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट को याद करें तो उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी आपने पहली लाइन इस आंसर में ये लिखनी है कि येस द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, और आगे उसकी रीज़न ये देनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चूँकि यहाँ आपको गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये सारी जो डेफिनेशन है ये फ्लक्स की है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये मेजर होता है लाइंस ऑफ फोर्स का जो कि पास थ्रू कर रही होती हैं सर्टेन एरिया, और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। यानी मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q, और 1/ε0 चूँकि यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q, यानी उस नेट पॉजिटिव चार्ज के जो कि सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है। अब स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ें, इसमें भी आपको यही चीज़ पूछी गई है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल होंगी पॉजिटिव चार्ज के। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस को हमने कहा है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये चूँकि गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस के, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पूछा गया है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल, और इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाली फील्ड ड्रॉ करें तो ये आउटवर्ड्स होगी, और ये फील्ड इस तरह से है कि जहाँ पे ये लाइंस क्लोजर हैं वहाँ पे ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी पोटेंशियल हाई है। यहाँ हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की मदद से फील्ड ड्रॉ करेंगे जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और अगर पोटेंशियल को देखेंगे तो जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहाँ पे पोटेंशियल हाई होगी, और जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल लो होती जाएगी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखें एज टेस्ट चार्ज तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, मींस के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ये मूव करेगा। उसके बाद दूसरी एक्सप्लेनेशन आप इसकी ये दे सकते हैं कि अगर आपने पैरेलल प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है ड्यू टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को आपने इस फील्ड के अंदर रख दिया है, तो पॉजिटिव प्लेट की पोटेंशियल को हम हमेशा हाई सपोज करते हैं, जबकि नेगेटिव प्लेट की पोटेंशियल को हम हमेशा लो लेते हैं। तो नेगेटिव प्लेट चूँकि इसको रिपेल करेगी और पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी नेट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी, मींस के यहाँ पर भी ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। आंसर आपने इसका इस तरह से लिखना है, द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल व्हेन रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। और इसके रेफरेंस के लिए आप इन दोनों डायग्राम्स में से कोई एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा।